और जो पहले से बना हुआ मकान है जी, जिसमें हम किराए पर जा रहे हैं या जो पुराना मकान हमने खरीदा है उसमें हम जा रहे हैं, तो ये जीर्णाद गृह प्रवेश के अंतर्गत आता है। अच्छा, जैसे रेंट पे भी जो ले रहे हैं हाँ, तो हाँ, अच्छा। वो मतलब कि जो है हमारे यहाँ शास्त्रों में दोनों के अलग अलग जो है मुहूर्त हैं जी। जो घर बनाए जाते हैं उसमें तो गृहकर्ता का सप्तशलाका वेद चक्र से ये देखा जाता है कि कौन सा मुहूर्त इनके लिए अच्छा है। हर व्यक्ति के लिए हर मुहूर्त अच्छा नहीं होता है जी। और उसमें देखते समय ये भी देखना पड़ता है कि जैसे गृहकर्ता जो घर बनाया है, जिसके नाम से घर बना हुआ है, जी जी, उसका घात नक्षत्र, घात तिथि, घात वार, घात मास कौन सा है, उसमें गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक घात का महीना होता है, एक घात का दिन होता है, 3 घात की तिथियां होती हैं, 1 घात का नक्षत्र होता है। इन घात नक्षत्रों में कोई शुभ कार्य जो है वो वर्जित किया जाता है। पंडित जी, मैं घात का एक बार चाहूंगी। घात का मतलब आप समझ ही रहे हो, घात का मतलब कि अशुभ, घात का मतलब नुकसान होना, ये घात है। हर राशि के लिए अलग अलग घात तिथियां होती हैं, अलग अलग घात मास होते हैं, अलग अलग घात तिथि होती है, अलग अलग घात मास होते हैं। जी जी, ये सब अलग अलग होते हैं। तो पहली बात घात चक्र का विचार करना चाहिए। दूसरी बात, अब तो शहरों में घर बन रहे हैं, फ्लैट सिस्टम की संस्कृति है, तो यहाँ तो किसी को पता भी नहीं होगा कि पिंड उंड क्या होता है। लेकिन आज भी जो गाँव में मकान बनते हैं उनका पिंडानयन होता है, उन मकानों का पिंड बनाया जाता है। अच्छा। कि इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना मतलब कि घर ऊंचा ऐसे बनेगा, वो एक पिंड बनता है। उसमें आय कितना होगा, व्यय कितना होगा, नक्षत्र कौन सा रहेगा, गृहेश कौन है, गृहस्थ कौन है, उसका मेलापक होता है। और अमुक स्थान अमुक व्यक्ति के लिए शुभकारी है कि नहीं शुभकारी है, अमुक दिशा शुभकारी है कि नहीं शुभकारी है, ठीक है। ये सब चीज़ों की गणना की जाती है कि अमुक दिशा में अमुक व्यक्ति को घर बनवाने पर लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ों का विचार करके, काकड़ी विचार करके तब घर का पिंड बनता है और उसी पिंड के आधार पर घर बनता है। और जब घर बनता है तो उसी पिंड के आधार पर, पिंड जिस नक्षत्र में बना हुआ है उसका सप्तशलाका वेद न होने पर तब उसके मुहूर्त को डिसाइड किया जाता है। यहाँ जो हम कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं ये तो हम एक स्थूल बात बताने जा रहे हैं, ये सूक्ष्म बात नहीं है। इसको हर पिंड पर नहीं लागू किया जा सकता। हर पिंड पर लागू करने के लिए किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी से आपको परामर्श लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम अंजलि है जी, आपको पूर्व दिशा में घर बनवाना है और पूर्व दिशा में आपको नोएडा नाम की जगह में घर बनवाना है। अच्छा, ठीक है। तो अब इसका ज्योतिषी निदान ये है कि अंजलि का नाम मतलब अवर्ग में है, गरुड़ोष्ठव, इसका संख्या 8 होता है। पूर्व दिशा का मालिक गरुण होता है, गरुड़ोष्ठव उसका भी 8, 16 जुड़ गया। नोएडा तो गरुड़ोष्ठव, बिडालोक्षा, सिंह, खट, स्वाचतुष्टयम, नागा सप्त, उसका 7 हो गया। नोएडा का 7 हो गया। तो 8 8 16, 16 और 7 23 हो गया। 23 में भाग देंगे हम 9 का। अच्छा। 9 का भाग दिए तो 5 शेष बचा। तो आचंकुराजी बृहस्पति की दशा बनी। तो ये दशा आपके लिए शुभकारी हो गई। आप अगर घर पूर्व दिशा में बनाओगे जहाँ वर्तमान आपका निवास है तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगी। अच्छा। अब इसी तरह से दूसरा विचार करना चाहिए कि आपका मतलब कि जो है काकड़ी विचार क्या है। तो काकड़ी विचार ये है कि जैसे आपका नाम मान लीजिए अंजलि है, तो अंजलि का वर्ग 1 है, 1 को दुगुना किया 2 हो गया, और नोएडा का 5 जोड़ दिया तो 7 हो गया। ठीक है। और नोएडा के 5 को 2 से गुणा किया तो 10 हो गया, उसमें अंजलि का 1 जोड़ा तो 11 हो गया, 8 से भाग दिया 3 शेष बचा। तो नोएडा में आपका घर बनाना आपके लिए हर समय खर्चे का आलम रहेगा और आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएगी। अच्छा। ये दोनों बातें इससे स्पष्ट होती हैं। तो कहने का मतलब मुहूर्त का जो है रोल वो है। और गृह प्रवेश के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये मतलब कि जो है तिथियां बहुत अच्छी मानी गई हैं।
सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को गृह प्रवेश करना चाहिए। शनिवार को नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बैसाख, जेठ, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन का महीना गृह प्रवेश के लिए उत्तम है। सावन, भादौ, आश्विन और कार्तिक में गृह प्रवेश न करें, लेकिन सावन के महीने में जीर्णादि गृह का प्रवेश होता है। सावन के महीने में पुराने घरों का प्रवेश होता है। आपके लिए शुभ नक्षत्र है अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा और रेवती। स्थिर लग्न में गृह प्रवेश करना उत्तम माना जाता है। स्थिर लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है। और अगर स्थिर लग्न नहीं मिलती है तो आप द्विस्वभाव लग्न में भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। द्विस्वभाव लग्न के पहले भाग में गृह प्रवेश करें, जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन के प्रारंभ में अगर आप गृह प्रवेश करें तो ये भी अशुभ नहीं होता है। भद्रा काल में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए और जब अग्निबाण हो तब भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अग्निबाण में किया हुआ गृह प्रवेश घर में आग लगने की संभावना को जन्म देता है। 5 प्रकार के बाण हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, ठीक है। रुग, नल, नृप, चौरा। रोग बाण, अग्निबाण, मृत्युबाण। मृत्युबाण विवाह में वर्जित है। विवाह के समय अगर मृत्युबाण हो तो विवाह करने पर वर कन्या में से किसी की मृत्यु होती है। इसका भी विचार करना चाहिए कि मृत्युबाण है कि नहीं। मृत्युबाण पंचांगों में लिखा रहता है और मृत्युबाण 24 घंटे का होता है। मृत्युबाण के अंतर्गत विवाह करने पर वर कन्या का दाम्पत्य जीवन बहुत ही दुखद रहता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं संपत्ति खरीदने से जुड़े शुभ मुहूर्त की। अलग अलग नक्षत्रों में खरीदी गई प्रॉपर्टी कैसे आप पर प्रभाव डालती है, कौन से नक्षत्र, तिथि, दिन और ग्रह योग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे शुभ और कल्याणकारी माने जाते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, अब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आ गई ना, तो आप समझ लो कि बहुत पुरुषार्थी जो लोग होते हैं ना, वो जमीन जायदाद खरीदते हैं। आप आध्यात्मिक दृष्टि से तो कह सकते हैं, करे जमीन जायदाद क्या मतलब है, कौन साथ में जाएगा, किसके साथ में जाएगा, लेकिन नहीं। पुरुषार्थ का एक परिचय है जमीन खरीदना। पुरुषार्थ का एक परिचय है, जीवन की सफलता का एक मापदंड है कि आप जमीन खरीद सकते हैं, आप बगीचा खरीद सकते हैं, आप मंदिर बनवा सकते हैं, आप धर्मशाला बनवा सकते हैं, आप घर बनवा सकते हैं। ये आपके पुरुषार्थ और आपकी सफलता का एक प्रतीक है। ये तो सही है, रहना तो आपको 6x6 के बेड पर ही है, रहना एक कमरे में ही है, लेकिन नहीं, ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो मृगशिरा, आश्लेषा, मघा, विशाखा, मूल, पुनर्वसु और रेवती और मृगशिरा नक्षत्र जो है ये स्थिरता देने वाले हैं। भूमि संबंधी कार्यों में शुभ नक्षत्र जो है वो हैं। आश्लेषा नक्षत्र कारोबार और जमीनी कार्यों में सफलता देता है। मघा नक्षत्र संपत्ति और प्रभाव का प्रतीक है। विशाखा नक्षत्र शुभ फलदायक विस्तार देने वाला है। मूल नक्षत्र गूढ़ता और गहराई से जुड़ा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए है। पुनर्वसु नक्षत्र शुभ परिणाम देने वाला है और रेवती नक्षत्र पूर्णता और सफलता प्रदान करने वाला नक्षत्र है। रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, श्रवण भी संपत्ति खरीदने के लिए शुभ माना गया है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा को आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को आप खरीद सकते हैं। गुरु और शुक्र जब तारा अस्त हो, जब बृहस्पति अस्त हो या शुक्र अस्त हो, तो संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैसे, गृह प्रवेश और संपत्ति के बाद अब बात कर लेते हैं शादी से जुड़े शुभ मुहूर्तों की। कौन से ग्रह अस्त होने पर शादी और उससे जुड़ा
कोई भी काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विवाह के लिए शुभ महीने, शुभ दिन, शुभ योग, शुभ तिथि और शुभ नक्षत्रों के बारे में पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, विवाह के लिए शास्त्रों में बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन का महीना शुभ माना गया है। लेकिन अब ये महीना सबके लिए शुभ नहीं है। अगर किसी के लिए मार्गशीर्ष का महीना घात मास है, तब क्या उसका मार्गशीर्ष में विवाह होगा? किसी के लिए फागुन का महीना घात है, तो क्या उसका विवाह होगा? नहीं। इसलिए ये महीने विवाह के लिए सभी लोगों के लिए शुभ माने गए हैं, लेकिन इसमें घात आपके लिए अगर होगा तो नहीं होगा। इसी तरह से सावन, भादौ, आश्विन और कार्तिक का महीना विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कभी कभी जब सूर्य की स्थिति बदलती है तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी विवाह का मुहूर्त हो जाता है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये विवाह के लिए उत्तम है। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग अर्थात सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, त्रयोदशी, अमावस्या की तिथि विवाह हेतु पूर्णतः वर्जित है। रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मघा ये अशुभ मुहूर्त हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खरमास, पुरुषोत्तम मास, विवाह के समय गुरु या शुक्र का अस्त होना, ये सब वर्जित किए गए हैं शास्त्रों में। इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आ जाती है यात्रा से जुड़े मुहूर्त के बारे में जानने की। किस दिन हमें किस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, कौन सी तिथि, नक्षत्र, दिन और यात्रा करने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब इसमें भी कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब कि यात्रा में देखी जाती हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये तो एक स्थूल मत बता रहा हूँ। अगर इसी को मान करके आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो गलती हो जाएगी। अब जैसे अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती शनिवार, सोमवार और ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्व दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। रविवार, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। मंगलवार, बुधवार और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उत्तर दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। गुरुवार और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पूर्व की, पंचमी व त्रयोदशी को दक्षिण दिशा की, षष्ठी व चतुर्दशी को पश्चिम दिशा की, तिथि और द्वितीया और दसवीं को उत्तर दिशा की यात्रा करना निषेध कहा गया है। अब इसमें क्यों कहा गया है निषेध? इसका दो कारण है। एक तो आपको चंद्रबल का विचार करना पड़ेगा। मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, वृखे च कन्ये मकरस्तुजाब में, युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम, करकालिमीने दिशतो चरस्याम। चंद्रमा का वास किस दिशा में है? सन्मुखे अर्थलाभस्य, दाहिने सुख संपदा, बामे सुख विनाशाय, पृष्ठे चंद्र धनक्षय। हाँ, सन्मुखे अर्थलाभस्य, अगर चंद्रमा आप यात्रा कर रहे हैं वो आपके सामने की दिशा में है तो धन लाभ होगा। दाहिने चंद्रमा है तो सुख संपदा बढ़ेगी। बामे सुख विनाशाय, बाएं चंद्रमा होगा तो सुख का नाश होगा। पृष्ठे चंद्र धनक्षय, और अगर पीछे चंद्रमा होगा तो धन नाशक होगा। इसी तरह से योगिनी का भी विचार करना चाहिए। पू अन दप बाई, यही विधि योगिनी जाई। योगिनी का जो क्रम है वो आप ज्ञान कर लें और उसके बाद में सन्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा, अशुभा वाम भागस्था पृष्ठे दक्षे जय प्रदा। ये योगिनी का भी विचार कर लेना चाहिए यात्रा में, तब यात्रा सकुशल होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लंबे समय से चलने आ रहे कानूनी मामलों को निपटाना चाहते हैं, नींव रखने के लिए सही समय और मुहूर्त का वेट कर रहे हैं, या फिर नया काम और नई नौकरी को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पंडित जी आपको इन सभी मांगलिक कार्यों के शुभ नक्षत्र, शुभ तिथियां, शुभ दिन, शुभ वार और शुभ समय के बारे में बताने वाले हैं। तो आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि जल्द हम हाजिर होंगे।